गोपाल जी 2 रुपया कम है, कल दे दूंगा, चलेगा ना? कल 2 रुपए आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे, दे दूंगा। तो फिर समोसे भी कल ही खा लेना। आज अगर समोसा नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, समझे? चले आते। अरे 2 रुपया के लिए इतना बातें सुना रहे हैं आप मुझे। अरे कल तू अगर बिना पैसे दिए हुए मर गया ना, तो फिर मुझे पैसा वसूलने के लिए तेरे घर में अगले जन्म में कुत्ता बन करके पैदा होना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बुजुर्ग लोग कह गए हैं। कागज भी मेरा खराब कर दिया। हाँ? कैसा आदमी है, हट चल भाग। अरे उठिए, सुनिए, मुन्ना पालने में नहीं है। क्या? मुन्ना पालने में नहीं, देखिए। नहीं है? अरे देखो वहीं कहीं गिर गया होगा, उधर देखो। आप भी। अरे अमित, अमित। पकड़ो पकड़ो। कोमल, तुम? बच्चा मुझे इधर दे। बच्चा मेरे पास आएगा। बच्चा मुझे दे। बाबूजी, 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 मुझसे मेरा बेटा मत छीनिए, प्लीज। मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। ये फालतू की बातें बंद कर। मैं तेरा बच्चा कोई बाजार में बेचने नहीं जा रहा हूँ। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपने बाप से कहे मेरी शर्त पूरी करे। जब तक पूरी शर्त नहीं होगी तब तक ये बच्चा मेरे पास जमा रहेगा, समझी तू? बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिए। मत समझ कि तेरी इस हरकत में मैं तेरे पाँव नहीं तोड़ रहा हूँ, समझी? चल भाग यहाँ। तुम लोग यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? मैं अंदर जाकर के बंद कर लूँ। चलो सब लोग अंदर। समझ, बाबूजी। गोपाल के लिए पैसा खून से भी ज्यादा सुर्ख, गहरा और कीमती हो गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा बटोर लेने के पागलपन में अब वो हर रिश्ते की बोली लगाने लगा था, शर्तें रखने लगा था। और यही वजह थी कि उसके अपनों के दिल में भी हर बदलते पल के साथ उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। कोमल, बेटा, बेटा कहाँ चली गई थी तू? हाँ बोलना, कहाँ चली गई थी? कोमल, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस लिच्चड़ के पास मत जाना। कैसे न जाती, मेरा बच्चा उनके पास। ये अकल तुम्हें पहले नहीं आई? जब मैंने उस अनएजुकेटेड, अनकल्चर्ड घर के साथ कोई भी रिश्ता बनाने के लिए मना किया था? पापा, जो कुछ हो गया आप उसे बदल नहीं सकते। प्लीज, प्लीज उनकी सारी शर्तें मान लीजिए। नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस घटिया गोपाल की एक भी शर्त नहीं मानूंगा मैं। और उसने ये जो प्रॉब्लम खड़ी की है ना, उसका कोई ना कोई तोड़ तो जरूर निकालूंगा मैं। तो सामने से क्या खंभा जैसे आके खड़े हो गए? अरे लड़ना चाहते हो क्या? चाहे जितना अड़ लो या तन लो, मुझसे मेरी शर्त वापस नहीं करवा पाओगे। अब भरोसा ना हो तो इस बात की दूसरी शर्त लगा लो। तुम जैसे कई लंगूरों को अंदर करवाया मैंने। ये मत भूलना कि मैं एक इनकम टैक्स कमिश्नर था। हाँ कमिश्नर थे, लेकिन अब सिर्फ हमारे समधी हो, वो भी लड़की के बाप। इसलिए मुंडी नीची करके इतना अच्छी तरह से जान लो, जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती तुम्हारी लड़की ससुराल में कदम नहीं रख पाएगी और बच्चे को तो छू भी नहीं पाएगी। ए बुद्धे, ज्यादा गुलाटी मत मार, मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। मेरा कुर्ता छोड़ो, फट जाएगा। अरे छोड़ो, बहुत महंगा कुर्ता है, फट जाएगा। कुर्ता तो क्या, तेरा बहुत कुछ कीमती सामान फाड़ डालेंगे हम। अब ये जो बेइज्जती की है ना, इसको 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 करके लौटाऊंगा, समझे? अब हटोगे या हटवाऊं?
अरे कंचन, अमित के बाबूजी कहाँ गए? कुछ पता है? हमको कुछ बताया नहीं अम्मा। अजीब बात है, आज तो दुकान का भी छुट्टी है और फिर भी चले गए और मोबाइल भी नहीं उठा रहे हैं। हाँ, अमित जी और देवर जी भी सुबह से कहीं गए हैं। जैसा बाप वैसे उसके बेटे। कहा नहीं आए हैं? अच्छा ठीक। हाँ अम्मा, सबके यहाँ फोन करके पूछ चुके हैं, पिताजी किसी के यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। भैया मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। कहीं ऐसा ना अम्मा उन्हें कुछ हो गया हो। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवा देंगे, लेकिन पिताजी लौट के आने के बाद जब पूछेंगे कि पुलिस स्टेशन में आने जाने में कितना पैसा लुटवाया है, वो हिसाब किताब तुम दोगे? ये लीजिए, आप लोग खीर खाइए। खीर? यहाँ पिताजी सुबह से गायब हैं, घर नहीं आए हैं और तुमको ये खीर सूझ रहा है? बाबूजी नहीं है तभी तो खीर बनाया है ना। अगर बाबूजी होते तो खीर बनाने देते क्या? नहीं ना। अभी आप लोग खीर खाइए ना, पता नहीं दोबारा फिर बनाने का मौका मिले या ना मिले। अरे इसमें काजू बादाम हिसाब से डाले हैं कि नहीं? पता है तुम्हारे बाबूजी एक काजू बादाम गिन गिन के रखते हैं। अरे बाबूजी आने से पहले हम बर्तन धुल के रख देंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। अभी अगर बाबूजी आ गए ना तो पता नहीं किस किस के जेब खर्च से पैसे काट लेंगे। चलिए सब मिलके हम खीर खाते हैं। हाँ? अक्सर अपराध के पीछे 3 कारण होते हैं: संबंधों की उलझन, अहम और अहंकार में लिपटी बदले की भावनाएं, या फिर सब कुछ पाने, हासिल कर लेने का लालच और लोभ से भरी आतुरता। कानपुर शहर में 7 अप्रैल 2014 की सुबह अपराध का जो नया चेहरा सामने आया वो बेहद खौफनाक ही नहीं बल्कि हैरान कर देने वाला था। एक रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या जहां कई सवालों के साथ सर उठाए खड़ी थी, वही खामोशी से ये बात भी बता रही थी कि इस बर्बर हत्या के पीछे ऐसा कुछ तो जरूर था जो नफरत से सड़कर बेहद कड़वा और जहरीला बन चुका था। शटर खुला है? बाबूजी, 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 पुलिस! किसी ने बहुत बेरहमी से मारा इसे? जानबूझकर ऐसे मारा है किसी ने या लड़ाई झगड़े में हुआ है? यहाँ से कोई रुपए, पैसे या फिर कोई कीमती सामान गायब है? गले की चाबी और पैसों का हिसाब किताब तो बाबूजी के पास ही रहता था। अब अगर कुछ गायब भी हुआ होगा तो हम बता नहीं पाएंगे। कब हुआ ये? कल दुकान बंद था और बाबूजी सुबह से ही गायब थे। मैं आया देखा तो शटर का ताला खुला हुआ था लेकिन शटर बंद था। मैं शटर खोल के अंदर आया देखा तो बाबूजी यहाँ पड़े थे। बाबूजी, 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 बाबूजी! आप कौन? ये मेरा छोटा भाई है, समर्थ। बड़ी अजीब सी बात है, आपके बाबूजी कल से गायब हैं। आप लोगों ने उन्हें खोजने की कोशिश नहीं की और ना ही आपने रिपोर्ट करवाई? सर हमने तो कोशिश करी थी, अपने रिश्तेदारों को फोन किया था सर, और उनके दोस्तों को भी फोन किया था। हमें लगा था सुबह तक ठीक ठाक होके वापस आ जाएंगे सर, पर ये तो। दरअसल हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाबूजी के साथ भी कोई कुछ ऐसा कर सकता है। उल्टा यही सबको। कल तुम लोगों में से कौन कौन आया था? सर कल दुकान बंद था। कोई सामान चोरी हुआ यहाँ से?
नहीं सर। देखिए, फिलहाल आप लोगों में से बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए शहर से कोई नहीं जाएगा। जा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर, उस एरिया में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोगों ने कल सुबह गोपाल जी को अपने दुकान के अंदर जाते हुए देखा था, मगर वो अकेले ही थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दुकान में पहले से कोई मौजूद था। उसने खून किया और उसके बाद मौका देखकर शटर डाउन किया और भाग गया। लेकिन सर, वहां पहले से ही कोई कैसे हो सकता है? क्योंकि अमित जी ने हमें कहा था गोपाल जी के पास एक ही चाबी होती है जो दुकान की ओरिजिनल चाबी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोपाल जी के बाद वहां कोई आया हो। चलो चलकर देखते हैं कि कौन उनसे इतनी नफरत करता था। सर, सर, आप लोग इस समय यहां पर? आपको जरूरी पूछताछ करनी थी इसलिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके बाबूजी की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, हमारे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। नहीं अंकल, दादाजी अच्छे नहीं थे। ऐसे नहीं बोलते ना। वो क्या है ना सर, बच्चा है, हर बात को दिल पे ले लेता है। हमारे बाबूजी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बस थोड़े कंजूस टाइप के थे। वो एक दिन क्या हुआ कि दादाजी दादाजी हमको भी ये एप्पल दो ना। एप्पल अभी लो बेटा, लो। लो, ये लो। पर ये तो सिर्फ छिलका है, हमको वो एप्पल दो ना जो आपके हाथ में है। अरे बेटे, एप्पल का असली विटामिन तो छिलके में ही होता है, इससे खूब ताकत आती। लो, पूरा खा लो, जाओ। तो आप ये छिलका खा लो ना, हमको वो एप्पल दो। उससे बहस करता है? एक झापड़ दूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। भाग यहां से। हाँ सर, ये सच है कि हमारे पिताजी थोड़े कंजूस जरूर थे, लेकिन हम सब ने इसको अपना किस्मत मान लिया था। हम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। साहब, अमित बेटा ठीक ही कह रहा है, पर वो जैसे भी थे घर तो उन्हीं से चलता था। तो फिर उनकी दुश्मनी थी किससे? साहब, दुश्मनी जैसा तो उनके साथ कुछ नहीं था। हाँ, वो हमारे समझी थे ना, उनके ऊपर खार खाए बैठे हुए थे। समधी यानी कि आपके पिताजी? नहीं, इसके ससुर जी, हमारी देवरानी कोमल के पिताजी। सर, पर वो कल ही कहीं शहर से बाहर चले गए हैं। सर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल जी की मौत 11 बजे के आसपास हुई थी सुबह, और मौत के कारण गले में जबरदस्ती ठूसे गए रुपयों और सिक्कों के कारण दम घुटना बताया गया है। लगता है किसी ने भड़ास निकाली गोपाल जी पे। पहले कभी नहीं देखा ऐसा मर्डर। माँ, अरे बेटा तू। आप लोग यहाँ पर? हाँ पापा, अब हम यहीं रहेंगे। क्यों? गोपाल तो मर गया, अब क्या प्रॉब्लम है उस घर में? अंकल, वो भैया ने दुकान पर और घर पर सब चीजों पर कब्जा कर लिया है। अरे कौन तेल में बनाया है जलेबी? कितनी बार बोला है कि पुराने तेल और चाशनी में जलेबी बनाया कर। हाँ, समझ में नहीं आता है तुमको? अगर वो तेल इस्तेमाल करेंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। चुप! तुमको पगार कौन देता है? हम ना। तो हमारी बात सुन, उन लोगों की बात काहे सुनता है? अभी इसको ले जा, पैक कर और घर भिजवा दे मेरे पत्नी के हाथ में, ठीक है? और वही पुराने तेल और चाशनी में नई जलेबी बना। चल घर भिजवा इसको। तुम्हारे भाई ने कब्जा कर लिया और तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हो? नहीं अंकल, ऐसा नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। बस कुछ ही दिनों के लिए, जब तक इनकी नौकरी नहीं लग जाती। इसे जमाई बनाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन घर जमाई हरगिज नहीं। पर पापा, ऐसे में हम लोग जाएं कहाँ? ठीक है,
अगर ऐसी बात है तो तुम यहां पे रुको, लेकिन एक शर्त पर। 1 महीने की मोहलत देता हूं। 1 महीने के अंदर अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना खोज लेना। सर, एक सेकंड आपसे बात करनी है। हमारे परिवार में से कई लोगों को बाबूजी से बहुत शिकायत थी, उनकी कंजूसी और लालच के कारण। गठिया के कारण जमीन में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। अरे कम से कम डाइनिंग टेबल खरीद लिए होते तो कम से कम खाना तो आसानी से खा सकते थे। अरे बैठ के नहीं खा सकती हो तो खड़ी होकर के खा लिया करो। अब डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लेंगे, उतने पैसे अगर बैंक में रहेंगे तो उसके ब्याज से तुम्हारी गठिया का इलाज तो हो पाए। बहू रानी, आजकल तुम्हारी उंगलियों में गठिया हो गया क्या? नहीं तो बाबूजी। तो फिर दाल में ज्यादा घी कैसे गिर गया? गिरा नहीं है बाबूजी, हमने डाला है। वो क्या है ना, आप इतना मेहनत करते हैं तो हमने सोचा घी खाएंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। अच्छा, तो तुमने जानबूझ करके इतना घी डाला। ठीक है, आज तुम्हारे जेब खर्च के भी 20 रुपए मैं अपने गले में डाल दूंगा, बस हिसाब बराबर। ऐसे क्यों बाबूजी? इसलिए कि गलती तुम्हारी और पैसा हमारा, ये नहीं चलेगा, समझी? ये दाल ले जाओ और इसका घी निकाल करके कल की दाल में छौंक लगा देना, समझी? लो ले जाओ। सामत बेटा, कहीं काम की बात बना? अरे नाम के साथ काम में भी समर्थ होता तो मिलता ना काम। अरे समझने की तो कोशिश करिए। मुझे नहीं सरिता, इसको समझाओ, और अगर नहीं समझता है तो अपनी सारी जायदाद, दुकान, मकान सब अपने बेटे अमित के नाम कर दूंगा, समझी? देवर जी, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, कुछ वक्त मुन्ने के साथ बिता ले। कंचन, आप ना हमसे बात मत करिए। जब भी हम आपकी बात सुनते हैं ना, सब काम गलत हो जाता है। अरे हुआ का? इतना जोर जोर से बोल रही हो, आंगन में सब बैठे सुन लेंगे तो गजब हो जाएगा। क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था उस बुड्ढे को घी पिला, बुड्ढा खुश हो जाएगा और खरीदारी के लिए पैसा देगा। उस बुड्ढे को तो घी चटवाने से अच्छा होता मैं किसी सांप को दूध पिला देती। कंजूस कहीं का। आपको पता है हमारा मन क्या कर रहा है? का? हमारा मन कर रहा है ना, इसी चाकू से उस बुड्ढे का पेट काट दे और सारा घी बाहर निकाल दे और फिर उसके मुंह पे मार के बोले कि लाओ हमारे 20 रुपए। अरे हर बात पे जेब खर्च से पैसे काट लेते हैं, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? जब वो मरेंगे ना तो घर में और दुकान में जितना घी तेल है उसी से उनको फूंक देंगे। उनकी आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हमारे दिल को बहुत ठंडक पहुंचेगी। बाबूजी का हत्यारा हमारे परिवार में से ही कोई होगा। तो फिर तुम हत्यारे क्यों नहीं हो सकते हो? क्योंकि सर मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। अजीब बात है, बाप के मरने के बाद बड़ा भाई सारी दौलत पे कुंडली मार के बैठ जाता है और छोटा भाई अपने परिवार के ही खिलाफ हो जाता है। हमारे परिवार में से कई लोगों को बाबूजी से बहुत शिकायत थी। और कैलाशनाथ के घर रहने चला जाता है, जिससे उसका बाप नफरत करता था। ये कैलाशनाथ वापस आया क्या? जी मैं कैलाशनाथ, गोपाल जी का समधी, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर। सुना है काफी नाराजगी थी आपकी गोपाल जी से। जी नहीं, नाराजगी तो नहीं थी, ये कह लीजिए दुश्मनी थी। नफरत करता था मैं उससे। हमारे साथ आइए। गोपाल जी के लिए आपकी नफरत और दुश्मनी कितनी थी, हमें ये जानना है। आज के दौर में हम सब अपनी सोच के चेहरे पर समझदारी का एक मुखौटा लगाकर जरूर चलते हैं, ताकि संबंधों में गर्माहट बनी रहे और हम दूसरों की नफरत का शिकार ना बने। लेकिन कैलाश ने सबके सामने अपने इस मुखौटे को उतार कर रख दिया था और जाहिर कर दिया था कि वो गोपाल के मरने के बाद भी उससे कितनी नफरत करता था। जाहिर था कि इस हत्या के कर्ता और कारण की तलाश में जुटी पुलिस ने कैलाशनाथ को पूछताछ के लिए बुलाया, और अब कुछ ऐसी अहम बातें सामने आने वाली थी जो ये तय करती कि क्या कैलाशनाथ की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अपना नियंत्रण खोकर अपने समधी गोपाल की हत्या कर बैठा। ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने कि आपकी रिश्तेदारी दुश्मनी में बदल गई थी? रिश्तेदारी गाय की, ये तो हमने समझौता कर लिया था अपनी बेटी की जिद के कारण, वरना ऐसे चिल्लर चोर को मुझ जैसा इनकम टैक्स कमिश्नर अपने सामने खड़ा भी ना होने दे। आप ही का वेट कर रहे थे। जी जी जी, आइए प्लीज कम।
बड़ा घर है आपका, बहुत ही बढ़िया। मीरा जी है। बहुत सुंदर है आपका घर। थैंक यू जी। अरे कविता, इनके खाने पीने का इंतजाम। अरे नहीं बहन जी, बस आपका घर देख के ही मेरा पेट भर गया। लगता है कैलाश जी ने अंडर द टेबल खूब मलाई चाटी है। मिस्टर गोपाल जी, बच्चों की रिश्ते की बात कर ले। हाँ बिल्कुल। भला घर आती हुई लक्ष्मी को कौन लंबा वेट कराएगा? हैं? मतलब आप इतने भोले भी न बनिए कैलाश बाबू। अरे आप इतना भी नहीं समझते। अरे भाई, आपकी घर की लक्ष्मी मेरे घर आएगी तो खाली हाथ तो आएगी नहीं। तो मेरा मतलब यह है कि जो भी हिसाब किताब की बात है हम लोग पहले ही कर ले, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको दहेज चाहिए? हाँ, अब कोई हम अपना लड़का कोई फोकट में तो आपको थोड़े दे देंगे। उठिए जी। उठो। अरे उठो, क्या कह रहे हैं आप? करो, बाहर में जाओ। अरे कोई लेना देना नहीं है। आपका लड़का फुकट में बेचो या रद्दी में बेचो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैलाश बाबू, आप ठीक नहीं कर रही है। हाउस ये अच्छा नहीं किया आपने। इसकी कीमत आपको भुगतनी पड़ेगी, कह दे रहा हूँ आपसे मैं। सर, उसी वक्त मैंने उस फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन सर मेरी बेटी ने जो है ना रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। मुझे विश्वास था सर कि कुछ दिनों में वो समझ जाएगी, लेकिन नहीं। फिर एक दिन हुआ यूं कि मेरी बदकिस्मती कहो या फिर ये कोइंसिडेंस कहो, एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में गोपाल दास की दुकान का नाम निकला। मेरे डिपार्टमेंट से मुझे ऑर्डर मिले गोपाल की शॉप पर छापा मारने। बेटा नीचे कर दो, एक लाइन में खड़े हो। लाइन में खड़े हो जाओ। एक लाइन में खड़े हो जाओ। अरे कैलाश जी, ये सब क्या हो रहा है? क्या है ये सब? इनकम टैक्स रेड है, दिखता नहीं? अरे सर, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, इसकी जांच बाद में होगी। अगर आप दोनों ने सरकारी काम में दखल अंदाजी की तो आपको भी अंदर कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे अंदर कर देंगे आप? बाबूजी, अंदर करने की बात कर रहे हैं। तरुण, यादव। यस सर। तलाशी लो। यस सर। ये क्या है? सर ये देखिए, यहाँ भी मिला। बहुत सारे पैसे सर, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे दीजिए। देखता नहीं, शायद गिनने में कोई गलती हो गई। नहीं देखिए, आप मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हम हिसाब किताब कर लेते हैं। देखिए, आप बहुत जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। सील कर दो सब कुछ। दरअसल गोपाल को यूं लगा कि वो छापा मैंने जानबूझकर मरवाया है, और एक दिन वो मेरे पास आया। देखिए कैलाश जी, ये मत समझिएगा कि जो छापा पड़ा है मैं उसके डर से आया हूँ। फिर किस लिए आए हो? दरअसल मेरे बेटे समर्थ ने अपना बुरा हाल बना रखा है। मुझसे अब उसकी परेशानी और नहीं देखी जाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिना किसी दान दहेज के आपकी बेटी को अपनी बहू बना लूं। इससे मेरी गलती भी सुधर जाएगी और एक परिवार भी बस जाएगा। लेकिन सर, मुझे समझ जाना चाहिए था कि 420 बूढ़ा पश्चाताप करने के लिए नहीं है मेरे खिलाफ। ये उसका एक पैंतरा था। कैसा पैंतरा? शादी के बाद हर बार छोटा मोटा बहाना बना के वो दहेज लिया करता था। तो फिर आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाई? सर देखिए, एक ही बेटी मेरी, पैसों की लालच में ये बूढ़ा कहीं उसका घर न तोड़ दे, इस डर से मैंने उसकी हर बात मान ली। लेकिन सर, इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हर छोटी मोटी बात पर वो शर्त रखने लगा। जैसे इनकम टैक्स न देने पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी दुकान के बाहर बड़ा सा ताला लटकवा दिया था, वैसे ही जब तक तुम अपने पिताजी से 20 लाख रुपए ससुराल टैक्स के लेकर के नहीं आ जाती हो, तब तक तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे पर उतना ही बड़ा ताला लटका हुआ मिलेगा तुम्हें। बाबूजी, मैं उन्हें बता दूंगी, पर अभी तो मुझे अंदर जाने दीजिए। जाओ जाओ, पैसे लेके आओ, तब बात करना। जाओ, अभी नहीं। बाबूजी नहीं बाबूजी सुनिए। ना ना ना, पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। बाबूजी, मेरा बच्चा भूखा है। अगर आपने उस दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई होती
तो आज हमें यह नहीं कहना पड़ता कि उनकी हत्या कराने की आपके पास कोई ठोस वजह मौजूद है। कहीं तुमने अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाली? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि उस लालची दुकानदार का हत्यारा मैं नहीं हूँ। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? उस दिन मैं उसे मिलने गया था, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उस दिन करीब 10 बजे उसने मुझे मिस कॉल दिया था। मिस कॉल इसलिए कि ताकि उसके पैसे खर्च न हो। मैंने कॉल बैक नहीं किया। उस दिन तुम कहाँ थे? मैं मेरे घर पे था। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। लेकिन जब आप उस हत्यारों को पकड़ लोगे, मैं वापस आऊंगा हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कह। गोपाल दास को मारना तो सभी चाहते थे, पर मारा किसने? विश्वास और प्रेम के गारे से बना इंसान का हर रिश्ता अनमोल होता है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब उस रिश्ते में अविश्वास और लालच का दीमक लगने लगता है, तब गहरे से गहरे रिश्ते की इमारत भी पलक झपकते ही टूटकर बिखर जाती है। गोपाल के लालच ने परिवार के हर रिश्ते को खोखला कर दिया था। प्रेम और विश्वास की जगह नफरत और षड्यंत्र ने ले ली थी, और यही वजह थी कि अब सिर्फ कैलाशनाथ ही नहीं, परिवार का हर सदस्य संदेह के घेरे में आ गया था। सर, गोपाल जी का फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उन्हें आखिरी कॉल 7 तारीख को यानी कि हत्या वाले दिन सुबह 10 बजे आया था। और उन्होंने अपना आखिरी कॉल किसे और कब किया था? सर, 3 दिन पहले अपनी ही दुकान पे। और उन्हें आखिरी कॉल किसका आया था? सर, कॉल किसका आया था ये तो नहीं पता चला, लेकिन अपने ही दुकान के लैंडलाइन नंबर से। इसका मतलब एक बात पक्की है जा, कि जब गोपाल दुकान पर पहुंचा उस वक्त हत्यारा दुकान के अंदर पहले से ही मौजूद था। उसके पास दुकान की चाबी थी और गोपाल उसे जानता भी था। सर, फिर तो हत्यारा परिवार का ही कोई है, या फिर करीबी कोई जिसकी पहुंच उस चाबी तक थी। लेकिन सर, कैलाश जी के पास भी तो हत्या करने की ठोस वजह थी। वजह तो थी जा, लेकिन उनके पास दुकान की चाबी कैसे आ सकती है? एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं। लगता है पिताजी की मौत के बाद काम काफी बढ़ गया। सर, अब हम घर के बड़े बेटे हैं, तो बाबूजी के जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी तो थोड़ी बढ़ी जाती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदारी के पीछे आपके पिताजी की कोई वसीयत हो? सर, हमारे पिताजी का कत्ल हुआ है। आप असली कातिल को ढूंढने के बजाय हमारे घर वालों पर शक कर रहे हैं। अमित जी, पुलिस का काम है जांच करना और शक करना, और आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी जांच में हमारा सहयोग करें। बताइए, हम क्या सहयोग करें? अपनी दुकान की ओरिजिनल चाबी दीजिए। जी जी हाँ, ये हो सकता है अब वो चाबी ही इस हत्या के रहस्य का ताला खोल दे। लाइए, लीजिए। अमित जी, हम आपकी ये चाबी लेकर जा रहे हैं और अपनी जांच होने के बाद ही लौटाएंगे। पुलिस को अब सिर्फ उस डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले की तलाश थी, और उन्हें उम्मीद थी कि उसके बाद अपराधी बच नहीं सकेगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या पुलिस को वो चाबी मिल जाएगी, या फिर वो चाबी उन्हें एक बार फिर से उलझा कर रख देगी। हेलो, हाँ, अच्छा, वेरी गुड सर। इन्फॉर्मेशन मिली है कि 7 तारीख को 11 बजे के आसपास गोपाल के दुकान के बाहर ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी थी। नंबर क्या था उस गाड़ी का? सर, नंबर के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन गाड़ी के नंबर प्लेट पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा था। ग्रे कलर की कार जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, वो गाड़ी आप ही की है ना? वो मेरी थी, अब है नहीं। अच्छा, तो अब ये भी बता दीजिए कि वो गाड़ी अब किसकी है? गोपाल की। और ये कब और क्यों हुआ? मैंने कहा आपको खास मुबारकबाद दे दूं कि मेरे बेटे ने आपको नाना बना दिया। बेटा समर्थ। जी मम्मी जी। अब मुन्ना को लेके घर आना। हाँ? अरे सिर्फ समर्थ ही क्यों, आप सभी लोग आइएगा, मिलके पार्टी करते हैं। हाँ, ये बात तो समझी ने बिल्कुल ठीक कही, हम लोग सब इकट्ठे आएंगे। क्या है समझे साहब कि आपको तो पता है कि मेरे पास सिर्फ एक स्कूटर है, वो भी पुराना सा।
पास तो 2-2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी अगर आप मुझे दे दे तो मतलब ये कि अब तो महीने में 1-2 बार आना जाना लगा रहेगा ना। और इस तरह वो मुझे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया। उस दिन के बाद वो कार उसी के पास थी। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा मिलना शायद जल्दी हो। इंस्पेक्टर अरुण रावत है। ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। जैन साहब, ये तो कैलाशनाथ का आईडी है। जी सर। लेकिन गोपाल का मर्डर तो उसकी शॉप पर हुआ था। इस गाड़ी को यहां तक चलाकर कौन लाया? और ये खून किसका है इसमें? एक काम करो सर, इस आईडी को फॉरेंसिक लैब भेजो, मालूम पड़ना चाहिए खून किसका है। और इस कैलाशनाथ को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर, मेरी कार के बारे में मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ। रही बात मेरे आधार कार्ड की, वो तो कुछ दिन पहले गुम हो गया। मुझे तो लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अक्सर जब सबूत अपराधी को घेरने लगते हैं, हर अपराधी यही कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। खैर, अब आप ये भी बता दीजिए कि आपका वो आईडी कब और कहां खोया था? सर 1 मिनट। ये जो सर, गाड़ी में आई कार्ड पे जो खून लगा हुआ था वो इंसान का नहीं था। इंसान का नहीं था? मतलब? सर, मुर्गे का खून था। मुर्गे का खून? इसका मतलब ये कैलाशनाथ सच बोल रहा है, इसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अच्छा, इस डुप्लीकेट चाबी के बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोशिश जारी है। चाचा, हाल फिलहाल में साबुन के छाप लेकर आपसे ऐसी चाबी किसी ने बनवाया क्या? देखो जरा ठीक से। हाँ साहब, बनवाया तो था। उस आदमी को लेके आऊं तो पहचान लोगे? हाँ साहब, पहचान लेंगे। फोटो देखो जरा। हाँ साहब, पहचान आई आदमी। ये आदमी? हाँ, ये आदमी। सर, हमने चाबी बनवाई जरूर थी सर, पर हमने हमारे पिताजी का कत्ल नहीं किया है। क्यों बनवाई थी चाबी? बोल। चोरी करने के लिए। हमारे पिताजी सबके सामने बहुत बेइज्जती किया करते थे, इसलिए। बाबूजी, सारा सामान आ गया? हाँ। सरवन, ले जा सारा सामान। तो पैसे वैसे बचे, सब लुटा आया? हाँ, ये 50 रुपए बचे भी हैं, और ये लिस्ट। मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, ये 4940 का हिसाब है। 50 रुपए तूने मुझे वापस किए, 10 रुपए कहाँ गए? 10 रुपए बाबूजी मैंने भिखारी को दे दिया। मैं तुम लोगों के लिए एक एक पैसा करके जोड़ता हूँ, और तूने 10 रुपए भिखारी को दे दिए। अरे किस भिखारी को दे के आया है? वो पिछले चौक में बैठता है ना। अच्छा, अब तू ऐसा कर, उस भिखारी के पास चला जा, उसके पैर पकड़ ले, फिर उसके हाथ जोड़ दे और कह दे कि गुरुजी मुझे ये विद्या सिखा दो, क्योंकि मेरे बाप ने सारी जमीन जायदाद और ये दुकान मेरे छोटे भाई के नाम लिख दी है, समझे? अरे कल तू देखना, भीख पे बैठेगा, कोई 10 रुपए भी नहीं देगा तुझे। बाबूजी, गलती हो गई। तेरी पॉकेट मनी में 10 रुपए कट। देते हैं कितना है जो 10 रुपए कट? अरे जो भी देते हैं, बहुत देते हैं। जाके अपना काम कर। सारे वर्कर के सामने बहुत बेइज्जती करते थे हमारी। बाबूजी, 300 रुपए मिलेंगे क्या? 300 रुपए? कुछ काम है। ठीक है। सरवन, इधर तो आ। जी शेठ जी। ये अपना टेबल साफ करने वाला कपड़ा इसे दे दे। क्यों शेठ जी? आज से तेरा काम ये करेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? तुझे 300 रुपए चाहिए ना, और उसी का जुगाड़ कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। अरे समझदार होगा तब समझेगा ना। भाई वो क्या है कि तुझे 300 रुपए चाहिए,
कि तू मेहनत करेगा वेटर की तरह से तो तुझे ग्राहक लोग टिप देंगे, और टिप में 300 क्या 300 से ज्यादा जमा हो जाएंगे, और मुझे भी 300 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। चाहिए तुझे 300 रुपए? नहीं। उसके बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम अपनी दुकान से पैसे चुरा रहे थे, तुम्हारे बाबूजी वहां पहुंच गए और तुमने घबरा करके उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर के फरार हो गए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है सर। हम ताला खोलकर अंदर गए, बहुत ढूंढा, मगर पैसे मिले ही नहीं। बाबूजी ने पता नहीं कहां छुपा कर रखे थे, इसलिए हम दुकान में ताला बंद करके और वहां से चले गए। इसे लॉकअप में डालो, बाकी पूछताछ हम वही करें। यस सर। सर हम सच कह रहे हैं। सर, उस गाड़ी के बारे में पता चल गया। मर्डर के एक दिन पहले तक वो किसी वर्कशॉप में थी। कौन से वर्कशॉप में? ये फोटो देखो जरा, ये गाड़ी यहाँ आई थी। जी सर, पर इसमें कोई खराबी नहीं थी, इसलिए फोन करके वापस करवा दी। किसको फोन किया था? सर नाम तो नहीं बताया, बट हाँ उनका ड्राइवर आया था अगले दिन गाड़ी लेने। ड्राइवर? ये गोपाल जैसे कंजूस आदमी के पास ड्राइवर कहां से आ गया? अच्छा, इस ड्राइवर का नाम बता सकते हो? सर नाम एक मिनट चेक करके बताता हूँ। हाँ। सर राजू दुबे नाम था उसका। राजू दुबे? तुम्हारा साहब कौन है? साहब वो गोपाल जी थे ना, उनका बेटा। ये था ये? हाँ सर। अरे समर, इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, मगर इतने सारे लोग सिफारिश लेकर आए हुए थे। तुम अपने पापा से बोल के अगर रेकमेंड करवा दो तो शायद काम बन जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप एक इंटरव्यू हमें भी दे दो तो हम तुम्हें एक ऐसी जगह रेकमेंड कर देंगे जहां से तुम चाहोगे तो भी तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालेगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें अपने पिता गोपाल की हत्या के आरोप में और कानून को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, मुझे अपने लालची और कंजूस बाप से पैसे नहीं चाहिए थे। फिर क्यों मारा अपने बाप को? शांति और सुकून से जीना चाहता था मैं, बिना किसी शर्त के। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो अपने बाप से कह मेरी शर्त पूरी करे। उस घटिया गोपाल की एक भी शर्त नहीं मानूंगा मैं। तुम यहाँ पे रुको, लेकिन एक शर्त पर। 1 महीने के अंदर अपने रहने के लिए दूसरा ठिकाना खोज लेना। मुझसे मेरी शर्त वापस नहीं करवा पाओगे? अब भरोसा ना हो तो इस बात की दूसरी शर्त लगा लो। तंग आ गया था दोनों पुट्ठों की लड़ाई से, उनकी शर्तों से। मैंने प्लान बनाया, एक सांप को मारकर दूसरे सांप को फंसा देगा, सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर मैंने कैलाश जी का आईडी चुरा ली ताकि उन्हें फंसा सकूं, और फिर उस गार्ड पर मुर्गे का खून लगाकर उसकी गाड़ी में फेंक दिया ताकि सारा शक उस पर जाए। मुझे पता चल गया था कि अमित भैया ने एक और डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है, उसी चीज का मैंने फायदा उठाया। बाबूजी और कैलाश जी की तो लड़ाई चल ही रही थी और गाड़ी भी कैलाश जी के नाम पर थी, तो मैंने सोचा उन्हें फंसा दूंगा और खुद बच जाऊंगा। और अपराधी यही सोचता है कि वो अपराध करने के बाद कानून से साफ साफ बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पुलिस अपराध के दाग खोजते खोजते उन तक पहुंच जाती है ताकि समाज को साफ सुथरा रख सके। याद रखें, लालच एक ऐसी प्यास है जिसे आप जितना बुझाने की कोशिश करेंगे ये उतनी ही और लगती जाएगी। गोपाल का लालच भी एक ऐसी ही प्यास थी जिसने उसके साथ साथ उसके घर परिवार का सुख चैन भी छीन लिया। ज्यादा पैसा बटोरने के लालच में उसके द्वारा लगाई गई शर्तों ने न सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि परिवार के कई और लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी। आज उसका अपना ही बेटा उसका हत्यारा बनकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कोमल से उसका पति जुदा हो गया और उसके बेटे से उसका पिता। याद रखें, सुख से जीने की सिर्फ एक ही शर्त है और वो है संतोष। संतोष वो अवस्था है जिसमें हम अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ संतोष ही है जिससे हम अपने लालच, अपने लोभ पर काबू पा सकते हैं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को सीख
हम सबको। जय हिंद। जी कांस्टेबल श्रीधर नायक कहाँ है? साहब वो तो ड्यूटी पे है। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मर्डर किया है उसने। क्या मर्डर? नहीं साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो तो खुद ट्रैफिक पुलिस में है, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? अगर वो घर पर आता है या फोन करता है तो उसे बिल्कुल मत बताना कि हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए थे, समझी? कौन है ये? क्या चल रहा है यहाँ पे? बाहर निकल। क्या लफड़ा चल रहा है? अरे सर, लफड़ा कोई नहीं है, बाइको है मेरी, हस्बैंड एंड वाइफ है हम लोग। अरे सर वो छोड़ो ना, 500 रुपये रख लो, आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। इधर दिखने नहीं मांगता मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या बोल रहा था वो? क्या बोलेगा, पैसे चाहता था। वैसे 500 रुपए में बहुत महंगा नहीं है वो। अरे अब वो नहीं आएगा। आपने गाड़ी हाईवे से उतारकर इस सुनसान रास्ते पर क्यों ले ली? देखो ना, एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, कितना अंधेरा है। जयंती, भूख लगी है, आगे एक ढाबा है, वहां मस्त जैन फूड मिलता है, टेस्ट से खाना खाएंगे। क्यों बेटा? क्या हुआ? अरे ये हेडलाइट कैसे ऑफ हो गया? लगता है हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया है, चेंज करना पड़ेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर, पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ साहब आप आ गए। देखिए ना, अंधेरे रास्ते में हेडलाइट फ्यूज हो गया। थोड़ी मदद करेंगे साहब, प्लीज। परेश, परेश, परेश ठीक हुआ क्या? कुछ तो बोलो परेश। मम्मी। हाँ बेटा, मुझे डर लग रहा है। तुम अंदर ही रहना, निकलना नहीं। परेश कहाँ गए? परेश, परेश, कहाँ देखूं मैं? परेश, परेश। अंधेरा, जिसके अपने राज, अपनी कहानियां होती हैं और हर कोई इस अंधेरे का फायदा अपने तरीके से उठाता है। हाईवे बनने के कारण इस पुराने रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां आती थी। कहते हैं कि अगर किसी जंगली जानवर के मुंह कभी इंसान का खून लग जाए तो वो आदमखोर बन जाता है और फिर वो हर पल किसी इंसान की तलाश में रहता है कि वो कब उसे अपना शिकार बना ले। ऐसे ही एक आदमखोर इंसान के रूप में एक जानवर इस पुराने रास्ते पर अपने वहशी इरादों को अंजाम दे रहा था। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि जनता की रक्षा की कसम खाने वाला एक पुलिस वाला था। और वो उसी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का फायदा उठाकर इस अंधेरे को और अंधेरा कर रहा था, जो अंधेरा उन लोगों की जिंदगी में फैल रहा था जिन्हें वो एक के बाद एक अपना शिकार बना रहा था। और अब तक सिर्फ वही जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। सब कुछ ठीक है ना हाईवे पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ऐसी कोई खास बात नहीं है,
एक गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। सब इंस्पेक्टर जादव ने सब कुछ संभाल लिया है। गाड़ी को टोचन करके बाजू में ले लिए। हाईवे पर कितनी जीप है पेट्रोलिंग के लिए? आज रात एक जीप पेट्रोलिंग कर रही है सर। और ओल्ड हाईवे पे वहां किसकी ड्यूटी है? सर वहां पर कांस्टेबल नाइक बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर सब ठीक ही चल रहा है। कल बेटे का बर्थडे है, आज रात 12 बजे उसे विश करने जाना है। सर आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू। और हाँ सर, आपके बेटे को हमारी तरफ से भी बर्थडे विश जरूर करना। थैंक यू सावन। पिछले 2 साल से उसके बर्थडे पर नहीं जा पा रहा हूं मैं। इस साल तो सोचता हूं कम से कम उसके साथ रहूं। सर, एक ट्रक वाला पुराने हाईवे से एक बच्चे को उठा के लाए। सर बच्चा बहुत डरा हुआ है। क्या हुआ पुराने रास्ते पर? कौन है बच्चा? साहब मैं उधर से गुजर रहा था, उधर एक गाड़ी बंद गिर रही थी। पास में जाके देखा तो शायद इसके माँ बाप है। बहुत बहुत बेरहमी से मारा साहब। सावन, तू इसको लेके स्पॉट पे जाओ, मैं बच्चे से बात करके तुमको ज्वाइन करता हूँ। ओके सर, चलो। सर उस टेम्पो ड्राइवर ने बिल्कुल सही कहा था, 2 बॉडियां मिली है। ये देखिए सर, एक बॉडी है जो मेल की है और वहां पर ये दूसरी बॉडी जो फीमेल की है। गाड़ी के पेपर के ऊपर जो नाम है वो किसी परेश शाह का है। शायद यही परेश शाह हो सकता है। सर गाड़ी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया। अरे ये हेडलाइट कैसे ऑफ हो गया? अच्छा, हेडलाइट ऑफ हुए इसलिए गाड़ी यहां रुकी है। और एक बात सर ये देखिए, ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि बच्चा पिछली सीट के नीचे छुपा था, तो कातिल शायद यही देखने के लिए यहां तक आया होगा कि कार के अंदर कोई और भी है या नहीं। सावंत, कांस्टेबल नाइक इस हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहा है ना? यस सर। जादव, जी सर, पूरे हाईवे पर नाकाबंदी लगवा दो और खास तौर पर इस रास्ते पर वायरलेस निगरानी रखो। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ब्लड सैंपल ले लो, फिंगरप्रिंट्स ले लो और एक्सपर्ट्स को दे दो। बिल्कुल सर। कौन? कुछ भी करके हमें उस बच्चे से पता लगाना होगा, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। देखिए, बच्चे की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। मैंने उसे कुछ मेडिसिन दी है जिससे वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन इस हालत में आपको उससे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। सर पुराने हाईवे पर एक और मर्डर हुआ है, और इस बार सिर्फ मर्डर नहीं, रेप भी हुआ है। एक रात में 2 सड़क हादसे। आज तक इस तरह की वारदात इस सड़क पर कभी नहीं हुई है। अब तक लग रहा था कि ये जो भी कोई कर रहा है पैसे के लिए कर रहा है, लेकिन नहीं, उसने रेप भी किया है। सावंत, क्या लगता है तुम्हें, ये किसी एक ही आदमी का काम है या? सर मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक आदमी का काम है। सर 12 बज गए हैं, तो आपको आपके बेटे को बर्थडे विश करना है। 2 साल से मिस कर रहा हूं सावंत, ये साल भी सही। अब तो उस बेचारे को आदत हो गई है। सर, इसका नाम राजेश खरे, नवी मुंबई का रहने वाला। ये लड़का यहाँ पे इसकी मंगेतर के साथ आया था सर। इस लड़के का वॉलेट भी गायब है। रेप इसके मंगेतर का हुआ है? जी सर। तुमने बात की थी उससे? नहीं सर, उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। लेडी कांस्टेबल ने फर्स्ट एड देने के बाद मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इस गाड़ी में मुझे शादी का कार्ड मिला सर। उस कार्ड के हिसाब से इन दोनों की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। क्या नाम है उसका? कहाँ की रहने वाली है? उर्मिला जोशी नाम है सर, नवी मुंबई की है। उस लड़की का रेप करने के बाद उस खूनी ने उसकी चेन और रिंग दोनों छीन ली। ज्यादा एक काम करो। जी सर। हाईवे पर अपनी एक जीप पेट्रोलिंग पे है, उसे यहाँ लगवाओ। खोपोली पुलिस स्टेशन से एक्स्ट्रा मैन पावर मंगवाओ, क्योंकि ये जो कोई भी कर रहा है मुझे नहीं लगता कि सुबह तक रुकेगा।
आई तो दिल होकर ही आई, उसने राजेश को बस हो गया, बस 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 रख दो फोन अभी, आपको ये तकलीफ हो जाएगा। राजेश! शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिस उर्मिला, मी पीआई अमित माने, क्या अभी आपके लिए यह मुमकिन है कि आप हमारे कुछ सवालों को जवाब दे पाए? क्योंकि देखिए, आपने उसे देखा है तो आप हमारी मदद कर सकती हैं। पाटिल मैडम, स्टेटमेंट लिहून घ्या। मिस उर्मिला, बताइए क्या हुआ था वहां पे? सर, राजेश मेरे होने वाले पति थे और हम खोपोली के पास जो ओल्ड हाईवे वहां पहुंचे तो मौसम बहुत अच्छा था। तो राजेश ने कहा कि तो थोड़ी देर यही रुकते हैं। वहां पे एक बाइक पे ट्रैफिक हवलदार आया। क्या चल रहा है यहाँ पे? बाहर निकल। क्या लफड़ा चल रहा है? 500 रुपए रख लो, आधे घंटे में निकल जाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। पैसे लेके वो वहां से चला गया, लेकिन फिर आधे पौने घंटे बाद वापस आया तो उससे बात करने के लिए राजेश नीचे उतरा। अरे सर, क्या हुआ? 500 रुपए में 1 घंटा तो बनता ही है ना। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, आप ये 500 रुपये और रख लो। सर अभी समझ के लो ना प्लीज। राजेश! ट्रैफिक कांस्टेबल? आर यू श्योर ट्रैफिक कांस्टेबल ने राजेश को मारा? आपका ही आदमी था, उसने सफेद कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी। क्यों? आपका आदमी है, ये सब सुन के आपको शौक हुआ? देखिए मिस उर्मिला, गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है, वो ना आपका होता है ना हमारा होता है, वो किसी का नहीं होता। लेकिन अगर ये काम हमारे ही किसी आदमी ने किया है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 24 घंटे में मैं उसे पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। पुलिस से घबराइए मत, भरोसा रखिए। अच्छा अब ये बताइए, राजेश को मारने के बाद उसने क्या किया? आपने फोन किसको लगाया था? मैंने अपनी आई को फोन लगाया था, मैं लगा नहीं। उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं बहुत डर गई थी। आपने उसके बैच पर उसका नाम देखा था? कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था, बहुत अंधेरा था और मैं उसका नाम भी नहीं देख पाया। राजेश को मारने के बाद उसने आपको मारने की भी कोशिश की?
गए अंजलि अपनी से अंगूठी, मेरी सगाई की अंगूठी गए। क्या अगर उस क्रिमिनल की फोटो में आपको दिखाऊं तो आप उसे पहचान पाएंगी? वहाँ बहुत अंधेरा था, लाइट के नाम पर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट थी और ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था। ठीक है, फिलहाल आप आराम कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर आपका मेडिकल कराना जरूरी है। उसके बाद मैं अपने घर जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर आप उसकी फोटो देख उसे पहचान पाई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन कौन है नाइट ड्यूटी पे पता करो, जो छुट्टी पे हैं उनका भी पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है। इसका भी पता लगाओ कि किसे पैसे की ज्यादा जरूरत है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो नजारा क्या होगा। पुलिस इंस्पेक्टर माने के पैरों तले जमीन सरक गई ये जानकर कि कातिल कोई पुलिस वाला है जो अपनी वर्दी का फायदा उठा रहा है। पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पर लग गई थी। मीडिया और बड़े अफसरों को अब तक इसकी भनक नहीं लगी थी, वरना पुलिस पर दबाव और बढ़ जाता और इन लोगों तक खबर पहुंचे उससे पहले उस कांस्टेबल का पकड़े जाना बेहद जरूरी था, जो पुराने रास्ते पर लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस की साख खतरे में थी क्योंकि सबसे पहला इल्जाम उनके बंदोबस्त में लापरवाही का लगता। खोपोली महाराष्ट्र की सारी पुलिस फोर्स के सामने इस वक्त एक ही चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस कांस्टेबल को उसके वहशी इरादों में नाकामयाब किया जाए। जी कांस्टेबल श्रीधर नायक कहाँ है? साहब वो तो ड्यूटी पे हैं। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। मर्डर किया उसने। क्या मर्डर? नहीं साहब, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। वो तो खुद ट्रैफिक पुलिस में है, किसी की जान कैसे ले सकते हैं? अगर वो घर पर आता है या फोन करता है तो उसे बिल्कुल मत बताना कि हम लोग यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आए थे, समझी? सर, कांस्टेबल नाइक की रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। उसने तकरीबन हर एक आदमी से कुछ ना कुछ तो उधार लिया है। तुमसे कितना पैसा लिया है? सर 12,000। सर छोटा बड़ा सबका मिला के तकरीबन 91,000 रुपए का कर्जा है। मतलब पैसे की जरूरत है उसको, लेकिन ज्यादा उसने रेप भी किया है। जी सर। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ, उसके बीवी के साथ उसका रिश्ता कैसा है? पता नहीं सर। किसी को मालूम है कुछ? सर एक बार नशे में बड़बड़ा रहा था कि उसकी बीवी किसी काम की नहीं रही। क्या नशा करता है वो? दारू पी के ड्यूटी पे आता है? नहीं सर, दारू का तो लत नहीं था, लेकिन गांजे की बहुत बुरी आदत है उसकी। हाँ साहब, उसकी माँ की वजह से उनके सर में एक गांठ है जिसके लिए डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए 3 लाख रुपए खर्चा होगा। उसके लिए वो कल शाम को मेरे से झगड़ा भी किया। एक काम करते हैं, तुम्हारे पास जो गहने हैं ना, उससे कुछ इंतजाम हो सकता है। एक लोहे की कील तक नहीं दी शादी में, और अब मेरे गहने बिकवाना चाहते हो? देखना भी मत उनकी तरफ। तो मैं कहां से लाऊं इतने रुपए? एक काम करता हूं, मैं ये घर गिरवी रख देता हूं। अच्छा, फिर बच्चों को क्या मैं सड़क पे सुलाऊंगी? हर बात में तुम ना बोलती हो। अरे घर मेरा ही तो है, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, और बच्चे भूखे नहीं मरे जा रहे हैं। पगार मिलती ना मेरी। 12,000 रुपए को तुम पगार कहते हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अपनी माँ के लिए जो करना है करो, पर मैं अपने बच्चों के सर से ये छत नहीं छीनने दूंगी, समझे तुम? रख ले, गहने भी रख ले और ये घर भी रख ले, लेकिन मैं अपने माँ का ऑपरेशन करा के ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चोरी डकैती, और जरूरत पड़ी ना तो मैं किसी का खून भी कर सकता हूं। ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में होने वाला है? सिटी हॉस्पिटल साहब। ड्यूटी पर जाने के बाद उसका कोई कॉल आया था? नहीं साहब, ड्यूटी पे जाने के बाद उसका कोई फोन नहीं आया।
नाइकला 3 लाखाची गरज है और जब तक ये सारे पैसे जमा नहीं हो जाते वो इसी तरह लोगों को लूटता रहेगा और मारता रहेगा। और जब ये सारे पैसे जमा हो जाएंगे वो या तो घर आएगा या सिटी हॉस्पिटल। सावंत, 2 कांस्टेबल सिविल में सिटी हॉस्पिटल और एक यहाँ इसके घर पे लगवा दो। ठीक है सर। नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? साहब 1 मिनट। यहाँ आसपास कोई ढाबा वगैरह मिलेगा क्या? एक काम कर, मेरे पीछे पीछे आ। थैंक यू सर, नहीं तो भूख के मारे में मर जाता। ये कौन ट्रैफिक हवालदार था? सर, और 3 कांस्टेबल को बाइक पर पेट्रोलिंग के लिए लगा दिया है। कामड़े, राणे या मेमाने, इन तीनों में से कोई एक होगा। नहीं, ये उन तीनों में से नहीं था। इसने ना हाथ दिखाया ना अपनी गाड़ी को देख के कोई अटेंशन दिया। गाड़ी मोड़ो जल्दी। आगे बाइक पे ट्रैफिक हवलदार और पीछे गाड़ी। इसका मतलब समझ रहे हो? इसको कोई फिर नया शिकार मिल गया है। चलो जल्दी चलो, पीछा करो उसका, स्पीड बढ़ाओ। सर, आगे कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। 1 मिनट, गाड़ी रोको। पीछे हमने कोई राइट या लेफ्ट टर्न मिस तो नहीं कर दिया? सर, एक लेफ्ट टर्न था पीछे। गाड़ी घुमाओ जल्दी। हाँ देखो, आराम से लो, यहीं कहीं वो टर्न है। सर, ये रहा। सर, हो रही गाड़ी। नाइक, जहां कहीं भी हो बाहर निकल आओ। सांस चल रही है, इसका मतलब अभी जिंदा है। इसे फौरन हॉस्पिटल लेके चलो, हो सकता है इसकी जान बच जाए। चलो। डॉक्टर, कोशिश करना कि ये बच जाए और जैसे इसे होश आए हमें इन्फॉर्म कर देना। ओके। सर, गाड़ी के पेपर के मुताबिक जिस पर हमला हुआ है उसका नाम अमित भोजवानी है। थाना का एड्रेस है और गाड़ी में जो विजिटिंग कार्ड मिले उसके ऊपर जो नंबर था उस पर फोन किया है। उसकी बीवी आ रही है हॉस्पिटल में। इसका बचना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि नाइक के खिलाफ इसकी गवाही हमारे लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। सर, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। उर्मिला ने कहा कि राजेश ने उसे पैसे दे दिए थे, फिर वो वापस क्यों आया और उसने राजेश को मारा क्यों? क्योंकि नाइक को 500 नहीं 3 लाख चाहिए। उसने जब 500 रुपए की नोट लेते वक्त वो वॉलेट देखा होगा, उसके मन में लालच आ गया होगा और उसकी अहमियत उसे बाद में समझ आई होगी। ऐसा लग रहा है कि नाइक को किसी का डर ही नहीं रह गया। अब तो उसे पकड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि वो अब कुछ भी करने से नहीं डरेगा। ये अपनी माँ के लिए कर रहा है ना सब, तब तो यहां जरूर आएगा वो। मैडम, मेरी बेटी एडमिट है यहाँ पे। उर्मिला जोशी उसका नाम। वो कौन से रूम में है? मैं उसकी माँ हूँ। अगर कोई खबर मिलती है तो तुरंत मुझे फोन करना। सर, इस फाइल में हमारे तीनों चौकी के सारे कांस्टेबल के फोटो हैं। ये नाइक की फोटो तुमने बीच में लगाई है ना? जी सर, जैसे आपने बोला था वैसे लगाई। ये देखिए। देखिए, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई जरा इस फोटो को देखिए। इसे देखा है कहीं? पहचानती हो इसे? नहीं, ये नहीं था।
दोनों में से एक था। सर ये शिरके और जग्गा है, ये दोनों हाईवे वाली पुलिस जीप पे पूरी टीम के साथ पेट्रोलिंग पे है। देखिए मैं उर्मिला, आप जिन्हें पहचान रही हैं वो हाईवे पर सारी रात पेट्रोलिंग पे हैं, 1 मिनट के लिए भी वहां से नहीं हिले हैं। मैंने कहा ना, बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से उसने हेलमेट भी पहन रखा था। मुझे कुछ याद नहीं। बता सकती हूँ उनके बारे में, जैसे उसके बदन पे कोई निशान हो या फिर उसकी हाइट? शायद उसकी हाइट 5'8" या 5'9". मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस कीजिए बाप, जिस हादसे से वो गुजरी है उसमें आदमी को होश कहाँ रहता है ये सब देखने का। देखिए हम समझते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। उसने सिर्फ राजेश को नहीं मारा है, और 3 लोगों को मारा है। एक बच्चा अनाथ हो गया है, एक आदमी इसी अस्पताल में भर्ती है, पता नहीं बचेगा या नहीं। देखिए प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ पाए तो ये लिस्ट और लंबी होती चली जाएगी। उर्मिला और देवेश पुलिस की अब तक कोई मदद नहीं कर पाए थे। देवेश अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस के पास एक ही उम्मीद थी, अमित भोजवानी, और वो उम्मीद भी टूट गई जब अमित भोजवानी ने ऑपरेशन टेबल पर अपनी आखिरी सांस ली। सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या यह पुलिस वाला वाकई में श्रीधर नायक था? क्या वो वाकई इस डिपार्टमेंट का था, या फिर उसके भेस में कोई और ही इन वारदातों को अंजाम दे रहा था? सर कांस्टेबल नाइक की लाश। सर ये वही आदमी है जिसने इसे पहली बार नोटिस किया था। इसकी खरोच देख के ऐसे लगता है कि इसे मारा कहीं और गया हो और बॉडी खींच के यहाँ पे लाई गई है। खून सूख चुका है, इसका मतलब है कि मर्डर 5-6 घंटे पहले किया गया है। सर ये चप्पल शर्ट मिला सर। सर ये शर्ट, लेकिन नाइक को तो वर्दी पे होना चाहिए था। इसका मतलब है कि नाइक के भेस में कोई और ही ये लूटपाट और मर्डर कर रहा है। उसने पहले नाइक को मारा होगा, तो इसकी वर्दी पहनकर अब वो लोगों को लूट रहा है और मार रहा है। और ये है कौन? कांस्टेबल नायक, जो अपनी मरती हुई मां को बचाना चाहता था, आज खुद मौत की नींद सो गया था। पुलिस जिस केस को सॉल्व किया हुआ समझ रही थी, वो और पेचीदा हो गया था, क्योंकि जो शक नायक पर था, अब वो एक अनजान, उसी अंधेरे के बीच ना दिखाई देने वाले चेहरे पर जा टिका था। कौन हो सकता था ये, जिसने ना सिर्फ लोगों की जान ली थी, पैसा लूटा था, बल्कि उसने उर्मिला के साथ बलात्कार भी किया था। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। जो केस नायक के हाथ लगने से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके सारे सिरे अब खो चुके थे। पुलिस के पास एक फोन कॉल आया जिसमें एक फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस को यह बताया कि उसने अपने नौकर को खून से सने कपड़े धोते हुए देखा है। पुलिस बिना देर किए वहां पहुंची। सुबह आपने उसे कितने बजे देखा? सुबह जब मैं 6-6:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, तभी उसे कुछ कपड़े उठाकर धोने के लिए जाते हुए देखा, और उसमें ट्रैफिक हवलदार की वर्दी भी देखी जिस पर खून के दाग लगे हुए थे। मैं भी हैरान था ये देखकर कि मिंटू के पास ये पुलिस की वर्दी कहाँ से आई, और वो भी खून से भरी हुई, और वो खून ही है ये देखने के लिए मैं उसे चुप कर देख रहा था। उसने जिस बाल्टी में वो शर्ट डुबाकर पानी फेंका तो पूरा लाल था। उसी वक्त मुझे शक हुआ और आपको फोन किया। ये मिंटू यादव अभी कहाँ होगा? यही होगा, पीछे अपने कमरे में। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। ये बता पूरी रात कहाँ था तू? साहब मैं अपने कमरे में सो रहा था। ढाबे से वापस आने के लिए कितने बजे निकला था?
साहब कल मेरी तबीयत खराब थी, ढाबे पे आके मैं सो गया था साहब, और मैंने ढाबा 10 बजे छोड़ दिया था साहब। उसके बाद तूने खून किए? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। ये वर्दी तेरे पास कहाँ से आई? इसे तूने ही धो के सुखाया है ना? हाँ साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धो के सुखाई है। सच बता, इस वर्दी में जो खून लगा था वो किसका था जिसे तूने धो दिया है? मालूम नहीं साहब, उसने मुझे बताया नहीं। उसने किसने? शेख ने साहब, उसी ने मुझे ये वर्दी दी थी धोने को। शेख? कौन है शेख? साहब जिस ढाबे में मैं काम करता हूँ वो भी उसी ढाबे में काम करता है, और आज सुबह ही उसने मुझे वर्दी दी थी धोने को। शेख, ये पुलिस वर्दी का हाथ पहन के आ गया। यार इसमें खून लगा हुआ यार। अरे बहुत सही रास्ता ढूंढा मैंने पैसा कमाने का, समझा? अब कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तू बस एक काम कर, ये वर्दी ना अच्छे से साफ करके रख दे, मैं आकर बाद में लेता हूँ तेरे से। क्या बोल रहा है यार, क्या करके आया तू? ज्यादा चूचपड़ा मत कर, समझा? जितना बोल रहा हूँ उतना सुन, बहुत मोटा माल छापा है मैंने। ये देख, एक काम कर, तू रख। हम ये कैसे मान ले कि ये सच है? ये भी हो सकता है कि तू हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये कहानी बक रहा है। आप जीनत से पूछ सकते हैं साहब, वो आपको सारी सच्चाई बता देगी। ये ले, ये सब तेरे लिए है। देख, अब तो मेरे को नखरे नहीं दिखाएगी ना, कभी ना नहीं बोलेगी ना। शेख, इतना जेवर, इतना पैसा किधर से लाया तू? अरे डाका डाला मैंने तेरे लिए। क्या? देख अभी सब छोड़ना, ऐसा मैं रोल ला के दूंगा, समझी? जरा पास आ कलेजे के, ताकि थोड़ा ठंडक पड़ जाए मेरी जान। बहुत हो गया, ये माल पूरा नहीं है, पहले माल पूरा कर। अरे मैं इसको पूरा कर देगा ना, बोलता है मैं। तू पहले आधा काम तो कर। ऐसे नहीं चलेगा, पहले ये माल पूरा दे और फिर ये माल ले। ए देख ज़ीनत, ऐसा मत बोल। देख ना ज़ीनत, कितना प्यार करता है। तो को काम पे जाने का, चल अब निकल। ज़ीनत, निकल, काम पे जाने का, चल। अरे ए ज़ीनत, देख ऐसे नहीं कर सकती। चल चल चल, निकल यहाँ से। सुना, ए ज़ीनत, अरे ऐसा मत कर रहे। कितना भाव खा रही है तू? ज़ीनत तू ही है? जी साहब, मैं ही है। शेख कहाँ है? वो आकर भी गया साहब। कब गया? अभी आपके आने से पहले। कोई फोटो है उसकी? जी साहब, मोबाइल में। जल्दी से लेके आओ। जी साहब, जाकर ढूंढो इस आदमी को, आसपास ही कहीं होगा। सर, उसने कुछ ला कर दिया तुम्हें? जी साहब। साहब, वो मेरे को बोला कि मेरे वास्ते डाका डाला, मुझे लगा कि मजाक किया। सिर्फ डाका नहीं डाला, 5 लोगों का खून किया उसने, और तुम्हें मजाक लग रहा है? इतने सारे पैसे, इतने सारे गहने कहां से आए उसके पास एक रात में? क्या बोल के गया था? यहां से कहां जाने वाला है? अभी उसके ढाबे पे जाने का टाइम हुआ है। सर वो अभी तक आया नहीं, और अगर आ भी गया तो बॉस के ऑर्डर्स है कि उसे नौकरी से निकाल दो। हर दूसरे दिन गायब रहता है सर। कल वो कितने बजे आया था ढाबे पर? कल तो वो आया ही नहीं था सर, वीकेंड्स पे बिजनेस होता है। 150 मुर्गियां अंदर पड़ी है, उसने एक भी नहीं काटी। ये शेख जब काम पर नहीं आता है तब किसी को पता होता है कि वो कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा सर, 1 नंबर का गंजेड़ी है, गांजा पीने ही जाता है। चल निकल, चल। सही बना रहे। सर सतपाल ने साइन दे दिए। आ गया, चल वोट ले। और उधर नहीं चलेगा, पहले का तेरा बहुत बाकी है। चल चल निकल, चल। यार कितना रोता रहता है, कितना बाकी है तेरा? चले इतना ही बोले तो पूरे साल का दे दूं। पूरे साल के लिए कर क्या करेगा? क्योंकि
जेल में तो तू ये पी नहीं पाएगा। क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? क्या यही है वो आदमी जिसने तुम्हारे मम्मी डैडी को मारा था? क्या यही है वो? यही है वो। इसने मेरे मम्मी डैडी को मारा। दिवेश, चल चल, अब शुरू से बता, इतने लोगों को क्यों मारा तूने? साहब जो कुछ भी किया वो जीनत का वास्ते किया साहब। बहुत प्यार करता हूं साहब उसको। मैरिज बनाने का था मेरे को उसके साथ, पर मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को फुटने को बोली साहब। चल रे, मैं तुझ जैसे कंगाल से काई को शादी बनाऊं? क्या? एक कौन बोला तेरे को मैं कंगाल हूं? हाँ, अरे नौकरी है मेरी, अच्छा खासा कमाता हूं, हर महीने पगार आती है मेरी। तो हंस रही है। शेख, तू जितना महीने भर में कमाता है ना, उससे मेरा एक दिन का भी गुजारा नहीं होगा। अच्छा, कितना चाहिए तेरे को? तू मुझे 1 लाख रुपए ला कर दे, फिर बात करना। कहां से लाऊंगा मैं 1 लाख रुपए? जीनत चाहिए ना, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत लंबी लाइन है मेरे चाहने वालों की। और वैसे भी तू नहीं लाएगा तो कोई और ले आएगा। वो तेरा दोस्त है ना मिंटू, वो भी लाइन में खड़ा है मेरे। मिंटू, देख तू सिर्फ मेरी है, समझी तू? तेरे को पैसा मांगता है ना, मैं लाएगा, किधर से भी लाएगा, मैं लाएगा। एक औरत को पाने के चक्कर में तूने इतने लोगों को मारा? बता, नाइक को क्यों मारा और कैसे मारा? अरे क्यों नहीं? अरे मिल जाएगा माल। हाँ, लेकिन हाँ, इस बार मैं पैसा दुगना लूंगा। हाँ। अरे साहब, आई की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बोला कि अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो बच नहीं पाएगी। मैंने बीवी को बोला कि गहने बेच दे, उसने मना कर दिया। मैंने भी कहा कि मैं जमा कर लूंगा, हाईवे पे गाड़ी रुका रुका के 500,000 करके हो जाएगा। क्या है ना कि प्राइवेट गाड़ियां जो भी हाईवे पे जाती हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, हो जाएगा। लाना, मुझे जल्दी जाना है ड्यूटी पे। रात भर जागना है मेरा। चलो। अरे वो साहब मेरे को आगे तक छोड़ देंगे क्या? दे देना तेरे को। वो सनसेट पॉइंट नाका तक। आजा। क्या हुआ सर? 1 मिनट उतरना, मैं पेशाब करके आता हूँ। उसका बातें सुनकर मेरा दिमाग चमका। मेरे को लगा अगर इसका वर्दी मिल जाता है तो मेरे को कभी पैसा का कमी नहीं रहेगा साहब। उसके बाद साहब जो भी प्राइवेट गाड़ी उस पुराना हाईवे पे आया ना, मैं सबको मार दिया और गहना जेवर पैसा सब लूट लिया साहब। अरे तुझे तो पैसा चाहिए था ना, तूने बलात्कार क्यों किया? साहब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था साहब, बस उस दिन जो जीनत ने मेरे साथ किया ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया साहब। सारा गुस्सा उस लड़की पर निकाल दिया। तुझे पता भी नहीं है तूने कितनी जिंदगियां उजाड़ी हैं। सिर्फ यही अदालत नहीं,
खुदा की अदालत में भी तू गुनहगार पाया जाएगा, तुझ पे कोई रहम नहीं करेगा। कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत इंसान को भगवान के करीब ले जाती है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत थी जिसने इंसान को वहशी दरिंदा बना दिया था? ये मोहब्बत थी या पागलपन? उर्मिला से ना सिर्फ उसके आने वाले शादीशुदा जिंदगी के सपने छीन लिए गए, बल्कि उसे भयंकर यादों के साथ जीने के लिए भी छोड़ दिया गया। 10 साल की उम्र में देवेश को अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। ये छाप शायद उसके दिमाग से कभी नहीं मिट पाएगी। चंद घंटों में वो अनाथ हो गया था। नायक की माँ भी इलाज के अभाव में चल बसी। एक शैतान ने अपनी जिद को मोहब्बत का चोला पहनाया और दहशत का खेल खेला। अदालत ने शेख को इन सभी हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत और उर्मिला के साथ बलात्कार करने के लिए धारा 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।